हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का द साइंस मैजिक में स्वागत है। 12th केमिस्ट्री के अपने मॉडल पेपर चल रहे थे, जिसमें फर्स्ट मॉडल पेपर अपने कंप्लीट किया था। आज से फिर से सेकंड मॉडल पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, इसमें जो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मॉडल पेपर जो आपको बता रहे हैं, उसमें जो आपका स और द जो खंड है, उसमें भी आपको अथवा वाले क्वेश्चन भी करवाए हैं मैंने। तो उनमें क्या है, ऑप्शन आता है आपके पास, तो वो आप कर सकते हो उनमें से एक क्वेश्चन चूज करके। और जो आपका खंड ए और ब जो आता है, उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, उसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सेक्शन ए में, खंड ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो उसमें देखो टोटल अपने 16 क्वेश्चन आते हैं, 16 क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, लोहे पर जंग लगने से रोकने का सर्वोत्तम उपाय है। लोहे पर जंग लगने से रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? इनमें से सर्वोत्तम उपाय पूछा है आपको। देखो, ऑप्शन ए है कैथोडिक रक्षण, बी है टिन की परत चढ़ाकर, सी है साधारण जल में रखकर, और डी है लवण युक्त जल में रखकर। तो आपको सभी को पता है, ये जो है कैथोडिक रक्षण के द्वारा आप क्या कर सकते हो, लोहे पर जंग लगने से रोक सकते हो। ठीक है, और अगला और सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि ए स्मॉल ए जो है वो तो क्या है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता है, और टी हाफ क्या है आपका, शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु है, हाफ लाइफ है। तो निम्न में से सही संबंध है, इनमें से आपको सही संबंध बताना है। किसके लिए? देखो, आपको पूछा इधर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जब आप अर्ध आयु के फॉर्मूले की बात करते हो, तो इधर लिख देते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू ए अपॉन 2k। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ए। शून्य कोटि अभिक्रिया में जो टी हाफ होता है, अर्ध आयु जो होता है, वो प्रारंभिक अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देखो, जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया, इसी के साथ साथ आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया भी दी हुई है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जब इस रिलेशन की बात करते हैं, तो टी हाफ होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, इसमें लिखा जाता है 2.303 अपॉन के। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जो टी हाफ होता है, ये क्या होता है, मतलब इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, निर्भर नहीं करता है। किसके ऊपर? प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, जो अगर आपके पास प्रथम कोटि अभिक्रिया दी हुई हो, तो उस केस में टी हाफ क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन जब शून्य कोटि अभिक्रिया की बात आती है, तो उस केस में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के हाफ लाइफ जो होता है आपका, अर्धायुकाल जो होता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन सी अपना यहाँ पर करेक्ट है। अगला और थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, ये अभिक्रिया दे रखी है, एक्स और वाई क्रिया कारक है और वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। इसके लिए अभिक्रिया वेग आपको दे रखा है के, एक्स की पावर ए और वाई की पावर बी है। तो अभिक्रिया की कोटि बतानी है आपको। तो सिंपल सा है, ऐसी रिएक्शन जब दी हुई होती है और इस प्रकार से अभिक्रिया वेग दिया हुआ होता है, तो आप क्या करते हो, जो घात होती हैं उनका योग करते हो। यहाँ पर अभिक्रिया की जो कोटि होगी, वो क्या होगी, घात के योग के बराबर होगी। तो ए है और बी, ए प्लस बी, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि इसमें दे रखा आपको ए प्लस बी। ये क्वेश्चन थर्ड अपना कंप्लीट हुआ। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखो, फिर से बता देती हूँ मैं, क्वेश्चन सेकंड में आपको शून्य कोटि अभिक्रिया पूछा है। ऐसे आप प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए पूछा जाए, तो वहां पर जो क्रियाकारकों की सांद्रता है, उस पर आपका जो अर्धायुकाल है वो निर्भर नहीं करता है। उसके लिए शून्य कोटि अभिक्रिया है, उसके ऊपर तो आपका जो हाफ लाइफ अर्धायुकाल है, वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, जिंक जिंक प्लस टू, जिंक सॉलिड फॉर्म में और ये एक्वस फॉर्म में, और ये आ जाएगा कॉपर 2 प्लस, एक्वस फॉर्म में है और ये आ जाएगा कॉपर। ठीक है, में
दो खड़ी समानांतर रेखाएं किसको दर्शाती हैं? कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पूछा गया है ये जो दो लाइन है ये किसको दर्शाती है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन दिया है आपको कैथोड, बी ऑप्शन दिया है आपको लवण सेतु, और सी ऑप्शन आपको दिया है एनोड, और डी ऑप्शन दिया है आपको सेल। ठीक है, तो आपको पता है ये जो बीच में दो समानांतर लाइन होती है किसको दर्शाती है? लवण सेतु को दर्शाती है। ठीक है, अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। आदर्श विलयन के लिए निम्न में से सही है। आपको दे रखा है ऑप्शन ए में दे रखा है आपको डेल्टा जी मिश्रण ग्रेटर देन 0, बी है आपका ऑप्शन डेल्टा एच एंथैल्पी वो क्या है ग्रेटर देन 0, सी ऑप्शन है आपका डेल्टा एस मिश्रण लेस देन 0, और डी है आपका डेल्टा वी मिश्रण इक्वल टू 0। ठीक है, आपको बताना है इनमें से आदर्श विलयन के लिए कौन सी बात सही है। ठीक है, गिब्स एनर्जी जो होती है मिक्सर की वो ग्रेटर देन 0 है, और एंथैल्पी जो है मिक्सर की वो ग्रेटर देन 0 है, या फिर एंट्रोपी जो है मिश्रण की वो लेस देन 0 है, या फिर जो आयतन परिवर्तन है मिश्रण का वो क्या है 0 है। देखो आदर्श विलयन के लिए जो कंडीशन होती है ये होती है आयतन परिवर्तन जो होता है मिक्सर का वो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो इसके लिए 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर अपना डी ऑप्शन है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया है अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है करने का मतलब। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है आपका गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है आपका स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है आपका सक्रियण ऊर्जा, और ऑप्शन डी है आपका गतिज व स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आपको सभी को पता है अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है अपनी सक्रियण ऊर्जा। देखो ऐसे जब आप ग्राफ देखते हो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जब आप उष्मा सेपी अभिक्रिया की बात करते हो तो इस प्रकार से आता है, तो ये जो डिफरेंस आता है बीच में ये वाला जो डिफरेंस है ये क्या कहलाता है सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा कहने का मतलब ये हुआ ये जो क्रियाकारक थे इनको उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है वो क्या कहलाती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था आपका सी सक्रियण ऊर्जा। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए
आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अगला देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसमें कितने नंबर आ गए अपन? 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा है, लिगेंड सामान्यतया होते हैं, लिगेंड सामान्यतया होते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में आपको दिया गया है, हाँ, जनरली पूछ रहे हैं, जनरली जो लिगेंड है वो क्या होते हैं? लुईस अम्ल, बी है लुईस क्षार, और सी है आपका उदासीन अणु, उदासीन अणु, और डी है आपका ऋणायन, ऋणायन, ठीक है। तो लिगेंड जो होते हैं जनरली क्या होते हैं आपके? लुईस क्षार होते हैं, ठीक है। लिगेंड जो होते हैं आपके क्या होते हैं? लुईस क्षार होते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है कि अल्कोहल की अभिक्रिया अभिक्रिया निम्न में से किसके साथ करवाने पर एस्टर बनता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पूछा है अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे जिससे क्या बनेगा आपके पास? एस्टर बनेगा। ऑप्शन ए है आपके पास एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बी है आपके पास, बी में आप लिख दो CH3COO2O एनहाइड्राइड, और सी है आपका ROH, और डी है आपका एसिल क्लोराइड CH3COCl, ठीक है। अल्कोहल की अभिक्रिया देखो ये वाली रिएक्शन होती है। अल्कोहल की रिएक्शन जब आप किसके साथ करवाते हो? एसिड के साथ, RCOOH, ये आपका अल्कोहल है। और अल्कोहल की अभिक्रिया जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवाते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन से क्या बन जाता है, सॉरी क्या निकल जाता है यहाँ से? H2O का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, और क्या बन जाता है आपके पास? RCOOR, ठीक है। ये क्या बन जाता है आपका? एस्टर बन जाता है, ठीक है। तो किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बन जाता है आपका? एस्टर बन जाता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस क्षारक नहीं होता? कौन सा नाइट्रोजनस क्षारक नहीं होता है? नहीं होता है। ऑप्शन में दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है। एक तो है थायमीन, बी है आपका यूरेसिल, और सी है आपका साइटोसिन, और डी है आपका ग्वानिन। आपको बताना है इनमें से डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है। देखो डीएनए जो होता है इसके अंदर पाए जाते हैं थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, ये 4 पाए जाते हैं। जबकि आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में थायमीन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है, और साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन ये रहते हैं। तो आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है, जबकि ये डीएनए में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो आपको पूछा डीएनए में इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है? यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल जो होता है वो किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो डीएनए में पाए जाते हैं थायमीन,
साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, ये 4 पाए जाते हैं। जबकि आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में थायमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपको पूछा है अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में टिन प्लस HCl, टिन प्लस HCl में नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करने पर, का अपचयन करने पर उत्पाद बनता है, करने पर उत्पाद बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपको, पहला ऑप्शन दे रखा आपको एन फेनिल नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। अगला ऑप्शन दिया है आपको बी एनिसोल, एनिसोल। अगला दिया है आपको सी एनिलीन, एनिलीन। और डी आपको दिया है टोलुइन, टोलुइन। ठीक है, देखो जब आप नाइट्रोबेंजीन, ये है आपका नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाते हो आप एसिडिक मीडियम में, और किसकी प्रेजेंस में, टिन और HCl की प्रेजेंस में, ये होता है अपचयन। ठीक है, और इसका अपचयन होके क्या बन जाता है, आपके पास बनता है NH2 आ जाता है, NO2 की जगह। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाता है, NH2। तो ये तो क्या था आपका नाइट्रोबेंजीन, ये तो था आपका नाइट्रोबेंजीन, और ये बन गया आपका एनिलीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला देखो, ये 10 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखना 11 नंबर क्वेश्चन आपका। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, ए ऑप्शन है आपका कोबाल्ट, बी है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है आपका साइनाइड, और डी है आपका आयरन। ठीक है, और जो क्लोरोफिल होता है उसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, सेंट्रल मेटल क्या पाया जाता है इसमें, मैग्नीशियम पाया जाता है, सबको पता आपको। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है हिंसबर्ग अभिकर्मक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। पहला ऑप्शन है आपके पास बेंजीन सल्फोनिल, क्लोराइड। बी है आपका फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और डी ऑप्शन है आपका बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड, नेमाइड। ठीक है,
तो आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है C6H5SO2Cl। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये होता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए अपने। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन। हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है अपना C6H5SO2Cl, जिसे बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अगला देखो 30 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है। SN2 अभिक्रिया में SN2 अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती बनता है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है आपके पास मुक्त मूलक। ऑप्शन बी है यहाँ पर कार्बोकेटाइन, और ऑप्शन सी है आपका संक्रमण अवस्था। ऑप्शन डी है आपका कार्ब एनाइन। ठीक है, SN2 अभिक्रिया की जब आप बात करते हो, SN2 रिएक्शन में जब आप मध्यवर्ती की बात करते हो, तो मध्यवर्ती क्या बनता है यहाँ पर 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, क्या बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। और जब SN1 की बात की जाती है, तो यहाँ पर जब मध्यवर्ती की बात की जाती है, तो यहाँ पर बनता है कार्बोकेटाइन। और यहाँ पर जब रिएक्टिविटी की बात करते हैं, क्रियाशीलता की बात करते हैं, तो किस पे डिपेंड करती है, SN2 में तो संक्रमण अवस्था पर, और SN1 में कार्बोकेटाइन पर। ठीक है, संक्रमण अवस्था जितने मतलब कम त्रिविम बाधा की होगी, उतना मतलब इजी रिएक्ट कर पाए, पर जो भी क्रियाकारक होगा आपका SN2 के प्रति उतना ही आसानी से क्रिया कर पाएगा। और SN1 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा अणु किसके प्रति, SN1 अभिक्रिया के प्रति। तो जब बात करते हैं SN2 अभिक्रिया की, तो मध्यवर्ती क्या बनता है यहाँ पर, संक्रमण अवस्था बनता है। और SN1 की बात करते तो क्या बनता है आपका, कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, SN1 अभिक्रिया में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 14 नंबर है आपका। 14 नंबर, अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है, ठीक है, आपको बताना है कि अल्कोहल की जब आप अभिक्रिया करवाते हो सोडियम के साथ, तो कौन सी गैस रिलीज होती है। एक है हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन, और डी है आपकी अमोनिया गैस। ठीक है, देखो जब भी आप अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हो, जैसे ये अल्कोहल लिया मैंने, इसके रिएक्शन करवाते हो आप सोडियम के साथ। ठीक है, तो सोडियम मेटल क्या करती है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है, और क्या बन जाता है, RONA बन जाता है। ठीक है, ये बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बन जाता है, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है, और इसके साथ में क्या रिलीज हो जाती है, H2 गैस। ठीक है, अब जैसे 2 इसके मोल लोगे और 2 इसके मोल लोगे, तो 2 ही बन जाएंगे, और H2 गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो सोडियम के साथ, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा है धात्विक चालक में
आवेश के वाहक होते हैं, आवेश के वाहक होते हैं। धात्विक चालकों में आवेश जो है या फिर धारा प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए आपको दिया है आयन, ऑप्शन बी आपको दिया है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आगे आपको दे रखा है सी आपको दिया है लवण, और डी आपको दिया है यौगिक, ठीक है। तो यहाँ पर धात्विक चालक की जब बात करते हैं तो वहां पर आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब आयनिक चालकों की बात करते हैं तो वहां पर आवेश के वाहक कौन होते हैं? आयंस होते हैं। किसमें? आयनिक चालकों में। आयनिक चालकों की बात की जाती है तो वहां पर आवेश के वाहक कौन होते हैं? आयंस होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। चलो एक क्वेश्चन और बच गया, वो भी इधर लिख देते हैं। चलो क्वेश्चन है लास्ट आपका, ध्रुवण घूर्णकता निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ध्रुवण घूर्णकता निम्न में से, निम्न में से किसके कारण होती है? ठीक है, मतलब ध्रुवण घूर्णकता जो होती है किसी भी यौगिक में, वो किसके कारण होती है, उसका कारण क्या है? ए ऑप्शन दिया है आपका आपको सममिति तल, सममिति तल। बी आपको दिया है सममित केंद्र, और सी आपको दिया है असममित, असममित केंद्र या फिर असममित कार्बन, और डी आपको दिया है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो जब आपको पूछा जाता है ध्रुवण घूर्णकता जो होती है वो होती है एसिमेट्रिक सेंटर के कारण, एसिमेट्रिक सेंटर बोल दो या फिर असममित कार्बन, असममित कार्बन बोल दो इसको। और क्या बोल सकते हो आप इसको बोल सकते हो किरेल कार्बन, किरेल कार्बन। कहने का मतलब जिनके पास क्या होती है, अलग अलग कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी, चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं असममित केंद्र या असममित कार्बन या किरेल कार्बन। और उसके कारण क्या होता है, कोई भी यौगिक ध्रुवण घूर्णक होता है। वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और लिवो रोटेटरी भी हो सकता है। वो किसके कारण होगा? अगर उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ वस्तुनिष्ठ वाला। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो आता है रिक्त स्थान पूर्ति। इसका उत्तर था क्वेश्चन लास्ट जो था 16 नंबर, इसमें पूछा गया था कि ध्रुवण घूर्णकता जो है वो किसके कारण पाई जाती है। तो इसका उत्तर है अपने पास ध्रुवण घूर्णकता जो है वो असममित केंद्र के कारण पाई जाती है। एसिमेट्रिक सेंटर जो होता है अगर किसी कंपाउंड में उपस्थित है तो वो क्या होगा, ध्रुवण घूर्णक होगा, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या फिर लिवो रोटेटरी होगा, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ पर्सन वाला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अगला है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, सेक्शन ए में अपना 2 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूर्ति कीजिए, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड, यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है एवं एनोड होता है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक कौन से होते हैं। इसमें देखो
पहला क्वेश्चन आपका विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जब बात की जाती है तो इनमें कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और एनोड जो है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल की जब बात की जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो कैथोड तो क्या होता है आपका? धनात्मक होता है, और एनोड क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन दिया है आपको सेकंड नंबर, क्यूमीन का नाम है, क्यूमीन का नाम क्या होता है वो लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, विटामिन B12 की कमी से रोग होता है, रोग होता है। अगला है NiCO4, NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अंक है, ऑक्सीकरण अंक है। ठीक है, अगला और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अगला और सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान, सक्रियण ऊर्जा का मान घटता है या बढ़ता है, ये लिखना आपको। अगला, चलो अगला और ऊपर लिखने के बाद, चलो पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन था आपका, विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड क्या होता है? धनात्मक होता है, और एनोड क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब देखो, क्यूमीन का नाम जो होता है वो क्या होता है? देखो, क्यूमीन की पहले तो स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। क्यूमीन की स्ट्रक्चर होती है ये CH3CH3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है। इस ग्रुप को बोला जाता है आइसोप्रोपिल। क्या बोला जाता है? आइसोप्रोपिल ग्रुप जो है। ठीक है, और नीचे क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे अपन आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन है। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल बेंजीन है। ठीक है, अगला देखो, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, जिसे आप हिंदी में बोलते हो रक्त अल्पता, जिसमें क्या हो जाता है? आरबीसी कम हो जाती है, रक्त अल्पता, जिसे आप बोलते हो एनीमिया भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला है NiCO4, निकल कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल जो है, इसमें निकल की ऑक्सीकरण अवस्था। देखो, जब कार्बोनिल की बात की जाती है, CO जो लिगेंड होता है, ये क्या होता है? उदासीन लिगेंड होता है। उदासीन लिगेंड होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अंक या इस पर आवेश क्या होता है? 0 होता है। तो इस पर 0 आवेश होने के कारण निकल की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है? 0, 0 है। ठीक है, अगला देखो, विलियमसन संश्लेषण द्वारा क्या बनाया जाता है? ईथर बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है? ईथर बनाया जाता है। अगला देखो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान घटता है। उत्प्रेरक जो है वो क्या करता है? सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसमें। उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब आप सक्रियण ऊर्जा, देखो सक्रियण ऊर्जा का मतलब क्या होता है?
अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, तो उत्प्रेरक क्या करेगा, उस न्यूनतम ऊर्जा को और कम करेगा, ठीक है, कम कर देगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब जो अभिक्रिया है वो और भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं CONH3 5Br SO4, ठीक है, और एक दे रखा है वह CONH3 5SO4Br, ठीक है, में मतलब समाव्यता बतानी है आपको, कौन सी समाव्यता होती है, में समाव्यता होती है, कौन सी समाव्यता होती है आपको इसमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लिख देते हैं एक बार क्वेश्चन पूरे। क्वेश्चन नंबर 8 है बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया, की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ करवाने पर, जलीय NaOH के साथ करवाने पर बनता है, क्या बनता है इससे, ठीक है। अगला और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अणु संख्या गुणधर्म व आणविक द्रव्यमान, अणु संख्या गुणधर्म व आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट जो है, आणविक द्रव्यमान एक दूसरे के हैं, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा है 10 नंबर, HCN थायोसाइनेट एक लिगेंड है, कैसा लिगेंड है ये आपको बताना है, एक दंतुक है, द्विदंतुक है, उभय दंतुक है, या जैसे आपको मतलब टेट्राडेंटेट है, तो आपको बताना है इसमें, ठीक है। अब देखो सबसे पहला 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका, इसमें 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं आपको, और इनमें देखो बाहर जो देखो इनका वो फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर इनकी सेम है, आयन जो है इनके अंदर वो सेम है, सारे के सारे जो इनकी संरचना है वो सेम है, लेकिन जो बाहर वाला आयन है वो डिफरेंट है, ठीक है, एक बार सल्फेट अंदर है और एक बार जो ब्रोमाइड है आपका वो बाहर है, ठीक है। तो इसमें ऐसे जो आयन होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, मतलब उनका कॉम्प्लेक्सेशन सेम होता है, संगठन उनका सेम होता है, और उनमें आयन ही एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जो समाव्यता पाई जाती है उसको बोलते हैं आयनन समाव्यता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं ये एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं, ठीक है। अब देखो अगला 8 नंबर क्वेश्चन, बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ करवाने पर क्या बनता है। देखो बेंजिल क्लोराइड होता है आपका C6H5 CH2OH, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड पूछा ना आपको, बेंजिल, ये बेंजिल ग्रुप होता है, इससे क्या जुड़ा हुआ क्लोराइड, ठीक है। इसके रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो, NaOH, एक्वस NaOH के साथ करवा रहे हो, तो क्या होगा, यहां से क्या निकल जाएगा, NaCl, सिंपल सी रिएक्शन है, क्या बन जाएगा C6H5 CH2OH, ठीक है, जहां क्लोराइड था वहां पे कौन आ गया, OH, और इसको बोला जाता है बेंजिल एल्कोहल, क्या बोलते हैं इसको, बेंजिल एल्कोहल। तो उत्पाद के रूप में आपके पास क्या बनता है, बेंजिल एल्कोहल बनता है, इधर लिख देते हैं, प्रोडक्ट बनता आपका बेंजिल एल्कोहल बनता है, ठीक है। अगला देखो 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है,
अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्म व आणविक द्रव्यमान एक दूसरे के क्या होते हैं। देखो जितने भी आपके अणु संख्या गुणधर्म है उनके अंदर चार आपके अणु संख्या गुणधर्म है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। उन अणु संख्या गुणधर्म में क्या है, आणविक द्रव्यमान जो होता है वो इन सभी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके जितने भी फॉर्मूले हैं चारों अणु संख्या गुणधर्म जो आपके, जैसे क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, अवनमन जो वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन है, और लास्ट आपका प्रासरण दाब। इन चारों की जब बात करते हैं तो इनमें जो आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो एक दूसरे के क्या रहता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, थायोसाइनेट जो है वो क्या है, एक उभय दंतुक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, उभय दंतुक लिगेंड है, एम्फीडेंटेट इसको बोला था इंग्लिश में, एम्फीडेंटेट, डेंटेट। ठीक है, और HCl देखो इसमें दो क्या है, दो जो साइट है वो है, मतलब डोनेटिंग साइट है दो, एक तो सल्फर के पास भी लोन पेयर है और एक नाइट्रोजन है उसके पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर। तो कभी तो सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कभी नाइट्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो इसमें इसको बोला जाता है उभयदंतुक लिगेंड बोला जाता है, ऐसे जो होते हैं। और ऐसे लिगेंड जिनमें दो रिएक्टिव साइट या दो डोनेटिंग साइट एक साथ काम करती है वो द्विदंतुक कहलाते हैं। ठीक है, उनको आप उभयदंतुक नहीं बोलोगे। उभयदंतुक का तो मतलब ये है, दो एक ऐसा जो है लिगेंड है आपके पास जिसके पास दो डोनेटिंग साइट हैं, लेकिन उनमें से एक टाइम में एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकती है, एक ही डोनेटिंग साइट की तरह काम कर सकती है, दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। ऐसे लिगेंड तो उभयदंतुक होते हैं। लेकिन ऐसे लिगेंड जिनमें दो रिएक्टिव साइट है, कहने का मतलब दो डोनेटिंग साइट है और वो दोनों एक साथ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अपन द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, और जिनमें ऐसे लिगेंड जिनमें एक ही डोनेटिंग साइट हो, ठीक है, एक ही दाता परमाणु उपस्थित हो, तो ऐसे लिगेंड एक दंतुक कहलाएंगे। जिनमें दो हो और वो दोनों एक साथ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो तो वो क्या होते हैं, द्विदंतुक। और ऐसे लिगेंड जिनमें क्या होता है, दो तो दाता परमाणु है लेकिन उनमें से एक टाइम में सिर्फ एक ही परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उनको बोलते हैं उभयदंतुक। जिनमें एग्जांपल आता है अपना थायोसाइनेट भी एक एग्जांपल आता है। थायोसाइनाइड जो होता है वो क्या होता है, उभयदंतुक लिगेंड होता है। ठीक है, तो आज अपन ने ये दो क्वेश्चन कंप्लीट किए सेक्शन ए के, एक तो किया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाला और एक ये रिक्त स्थान पूर्ति वाला कंप्लीट किया है। इससे आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। थैंक यू।